बाकी देख लो कितने गड़बड़ हो रही है ना। MCQs च मैंने घट है अच्छा 3-4 गलत हो गए। तो ਆਪਾਂ शुरू किया सी टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सारा कंसैप्ट पढ़ लिया सी ਆਪਾਂ ना। तो वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना सी सैकेंड लॉ ਤੇ काइनेटिक थ्योरी। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ एक मेन कंसेप्ट की है, देखो, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है तो वो जिस गैस ਨੂੰ डिस्क्राइब कर रही है ना वो आइडियल गैस है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी कहती है कि जो गैस है ਉਹਦੇ मॉलिक्यूल्स इन्नी दूर है एक दूसरे तो कि आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इंटरेक्शन नहीं है। इस करके गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ मोशन करके काइनेटिक एनर्जी है। इसे करके इस थ्योरी का नाम काइनेटिक थ्योरी है। तो जिहड़ी गल तुसी याद रखनी है वो ये कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स सिर्फ मोशन करके ही एनर्जी पोजेस करते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। तो अगर थानू कोई कहे कि गैस की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो या थानू कोई कहे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो या थानू कोई कहे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तिना का मतलब इको ही है। और उन्होंने कैलकुलेट करने का तरीका की है NCVT। N है नंबर ऑफ मोल्स, CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ते T है एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। ये गल बार बार दसी जा रही है कि जिथे भी किसी बॉडी का टेंपरेचर कैपिटल T दे विच है तो उसका मतलब वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर है इन केल्विन। तो वो ध्यान रखना। और ये गल थानू दसी हुई है पुत्र कि जे मोनोएटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू आएगी 3/2R। जे डाइएटॉमिक गैस है तो CV आएगा 5/2R। R गैस कांस्टेंट है। अच्छा, एक ना बेटा गैस के कॉन्टेक्स्ट च असीं डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड यूज करते। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दा गैस दे विच की कॉन्टेक्स्ट किदां यूज हुंदा वा कि किन्ने इंडिपेंडेंट वेज दे नाल गैस दी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल। जो आप F कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। हुण जिस तरह गल नूं समझो कि अगर आप कहिए भी एक परसन है ना, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ है वो आप मेजर कर सकते हैं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ
बैंक अकाउंट च किन्ने पैसे है, ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी किन्नी है, गोल्ड किन्ना वा एटसैट्रा, तो वो सारा कुछ मिला के ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ओवरऑल वेल्थ चेक करते हैं ना। ये अलग अलग तरीके है। तो उसी तरह नाल मॉलिक्यूल किन्ने अलग अलग तरीके नाल एनर्जी ਨੂੰ पोजेस कर सकता। तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ सिर्फ याद ही रखने की कोशिश करो कि ਜਿਹੜਾ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ਇਹਦੀ डिग्री ऑफ फ्रीडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ 3, ਔਰ ਉਹ 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ along x axis ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, along y axis along, और ये तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन करके है, मतलब सीधा जान करके है, ट्रांसलेशनल मोशन। ते जेड़ा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ओदी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 3 + 2 उथों आंदी, 3 ट्रांसलेशनल करके ते 2 रोटेशनल करके। एक मॉलिक्यूल दियां कितनियां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जे मोनोएटॉमिक गैस है तो एक मॉलिक्यूल दियां 3 है, जे डाई है तो 5 है ना, नॉर्मल कंडीशन। पर जे मान लो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट वेरी वेरी हाई टेंपरेचर है, 1000 केल्विन गैस है, फिर ਉਹਦੇ ਚ 2 ਹੋਰ ऐड हो ਜਾਂਦੀਆਂ, फिर ਹੁੰਦੀਆਂ ऐड वाइब्रेशनल डाइएटॉमिक। तो ਜਿਹੜਾ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ਇਹਦੀਆਂ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा इन ऑल कंडीशंस 3 ही रहनियां, पर ਜਿਹੜਾ डाइएटॉमिक है ਉਹਦੀਆਂ एट वेरी हाई टेंपरेचर 7 भी हो ਜਾਂਦੀਆਂ, बट वो बहुत रेयर केस होना, स्पेशली ही कंसिडर होना, अदरवाइज नहीं, जनरली नहीं। ये ध्यान च रख लेना, उत्ते लिखा आएगा स्पेशल स्टेटमेंट च कि डाइएटॉमिक गैस है एट वेरी वेरी हाई टेंपरेचर, और शायद ब्रैकेट च लिखा भी आ जाए कि टेक इनटू कंसिडरेशन इट्स वाइब्रेशनल मोड। तो उदों तुसी वो 7 करनी है, अदरवाइज 5 ही चलनी थ्रू आउट। तो ये ध्यान च रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है ना। सर, हाँ ये आपने उस दिन भी करवाया था कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हाँ। और वो सेम ही है ना? हाँ हाँ, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ना ना अगे ਤਾਂ फिर चल गया। अच्छा, हुण डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ਇਹਦਾ रिलेशन ਹੁਣ मैं दसन लगा वा बेसिकली कि एक ਹੁੰਦੀ है CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ है CP, और CP ओवर CV गामा है, और दूसरा CP माइनस CV इज इक्वल टू R है। और क्योंकि CP माइनस CV का डिफरेंस R पॉजिटिव नंबर है, मतलब CP ग्रेटर देन CV है। पर एक गल याद रखनी है, सिर्फ गैस लई रिलेशन है, सॉलिड लिक्विड्स लई नहीं है। अच्छा, हुण ये जिहड़ा गामा है, भी किसी भी गैस का गामा, गामा नूं असीं कह दिंदे आ, वैसे तो लिखते तो CP/CV है, पर इत्थों पता की लगता, वो पता लगता वा गैस डाइएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है, गामा की वैल्यू तो पता लग जाता। इस करके ना गामा नूं असीं कई बार एटॉमिसिटी भी कह दिंदे। तो गामा का F दे नाल की रिलेशन है, ये आपां याद रख सकते हैं। ये रिलेशन डिराइव होए है, बट आपां दा रिजल्ट्स याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है,
ਜੇ F ਪਤਾ ਤਾਂ ਗਾਮਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਗਾਮਾ ਪਤਾ ਤਾਂ F। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, Cv ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ du/dt। ਔਰ ਉਸ du/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ n ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੈਸ ਦੀ Cv ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ Cv ਤੋਂ du ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, du ਤੋਂ Cv ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Cv ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, Cp ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ Cp ਹੁੰਦਾ ਵਾ Cv + R। अच्छा, एक और गल बेटा देखो, एक तरीका तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, n Cv ਤੇ T। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ equipartition of energy। ठीक है, law of equipartition of energy की कहता कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਨਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता हो, ਹੁਣ टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੈਸ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਮੋਨੋ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸ, ਟਰਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਮੋਨੋ ਐਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਡਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गया। मोनो ਲਈ 3 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਹੈ। तो उस तो बाद मैं की काउंट करना, इस गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, हुण वो किदां करना, मोल कंसैप्ट ला के भी जे मैनू गिवन गैस का मास दिता वा तो मैं उस मास नू मॉलिक्यूलर मास नाल रिलेट करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दस ही सकदा, मोल कंसैप्ट है ना। जे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिते आ फिर तो वैल एंड गुड ही है, गैस दे भी इन्ने मॉलिक्यूल्स तो बनी है गैस। जे नहीं भी दिते तां भी असीं निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो भी टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो मोल कंसैप्ट लगना इत्थे।
तो एक बारी मैनू अगर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जान भी ये जी गैस मेरे कोल है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन्ने है तो फिर उस तो बाद मैं की करना मोनो एटॉमिक है तो 3 नाल डाई एटॉमिक है तो 5 नाल मल्टीप्लाई करके वो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कढ़ लेने हुण उस तो अगे किहने मेरी हेल्प करनी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ने ये कहता कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम करके कितनी एनर्जी होनी है एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दे करके एनर्जी है हाफ केबीटी केबी की है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻38 है ना ये याद रखनी है वैल्यूज क्योंकि ये पैरेलल केमिस्ट्री भी पढ़िया हुआ है इस करके ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये मान के चलते -38 सॉरी उल्टा ले गलत बोल गया 10⁻⁻23 सही करो -23 38 केवी दी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 क्यों क्योंकि इतो याद कर लेना तुसी याद देखो क्योंकि अपन ਨੂੰ एवोगैड्रो नंबर दी वैल्यू तक कभी भूलदी नहीं 6.022 इंटू 10⁻23 गैस कांस्टेंट दी वैल्यू भी 8.3 है ना इन एसआई है तो जेड़ा केवी हुंदा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो R/Na है आ रिलेशन है नाले ये फार्मूला तैयार हो गया तो याद कर लेना केवी दी वैल्यू -23 है ना 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इन एसआई अच्छा हुण अगर थानू किसी सिस्टम दियां टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना कटिया जा सकता इनने सिस्टम n की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू f जिन्ने मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल दी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना मल्टीप्लाई कर दे है ना अच्छा हुण आ देखियो इज इक्वल टू हुण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना कटे जा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होंगे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ਇਹਦਾ मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह ਅਸੀਂ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर भी यूज कर सकते हैं तो इट मींस टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इथों भी आ सकती हैं इथों भी आ सकती हुण इधर आ जाओ हुण आ जड़ा फार्मूला वा एक नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इतनी है तो फिर टोटल एनर्जी की होगी जितने मॉलिक्यूल्स है इनटू है ना और इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बन गया जिन्नियां टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुण R तो आ n है आ हाफ है आ R है आ F है आ T आ हो गई थोड़ी इंटरनल एनर्जी एक तो CV तो निकली सी है ना अच्छा हुण देखो क्योंकि U कटने का फार्मूला NCVT दसिया सी
n ਵੱਲ n t ਵੱਲ t। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ cv ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? हाफ आर एफ। तो जे मोनोएटॉमिक गैस है तो F3 है, तो CV की ਹੁੰਦਾ 3/2R। तो जे डाइएटॉमिक गैस है तो F की ਹੁੰਦਾ 5, तो 5/2R। वो गल्लां आपस ਵਿੱਚ जुड़ियां वा। तो ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इंटरलिंक्ड है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ के देखो। ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। n ਮੋਲਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਲਈ ਕੀ ਬਣੂ? CVT। CV ਕਿੰਨੀ ਹੈ? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मोल। जो पर मोल कर देने ना, इसका मतलब असी एवरेज लेने, फिर असी इत्थे टोटल वर्ड नहीं लेना ना, एवरेज करती पर मोल। 4 मोल दी इन्नी सीगी, 1 मोल दी कितनी है, तो 4 नाल डिवाइड किया तो एवरेज बन गई। तो एवरेज एनर्जी ऑफ आइडियल गैस कितना निकलू? CVT। CV किहदे बराबर है? हाफ R ते F, है ना। और तुसी की देख रहे हैं? एवरेज एनर्जी पर मोल टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है सिर्फ, है ना। तो दूसरा काते डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ भी गैस मोनोएटॉमिक है कि। हुण अगर मान लो थोड़े सामने एक पासे है हीलियम गैस ते दूजे पासे केड़ी है नियॉन गैस, तो क्योंकि ये दोनों ही मोनोएटॉमिक है, आइडियल गैसेस मोनोएटॉमिक, नोबल गैसेस, तो इस करके सॉरी नोबल एलिमेंट्स जेडे है ये मोनोएटॉमिक ही रहने हैं। तो इन्हां दे लई गामा की है दोनों सॉरी एफ की है दोनों लई सेम है। इसका मतलब इन्हां लई सिर्फ टेम्परेचर ते डिपेंड करो। पर जे मान लो एक पासे हीलियम है एक पासे हाइड्रोजन H2, फिर F भी कंसीडर अलग हो जाना ना, फिर T दे नाल F ने भी रोल प्ले करना। पर जे H2 ते O2 का कंपैरिजन हो रहा तो फिर टेम्परेचर ही ने रोल प्ले करना। सो मतलब आंसर करने दे लई आ टर्म यूज होनी। अच्छा हुण तो किसी भी गैस दी टोटल एनर्जी कह लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी कह लो पर मोल, वो किहदे बराबर है? वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्लस नेचर की वो मोनोएटॉमिक है कि डाई, उहदे पे भी डिपेंड करती है। पर ज्यादातर केसेस च ना आइडियल गैस मोनोएटॉमिक ही होनी है। जब तक आइडियल गैस के बारे नेचर ना दसी जाए ना पूछी जाए तो मोनोएटॉमिक लैके ही कंसीडर करके आप आंसर कढ़ने हैं। और एक गल तुहानूं पता ही है कि गैस का प्रेशर क्यों हुंदा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर दी वॉल्स दे नाल टकरांदे हैं, ठीक है, कोलिजन्स करते, इस करके गैस का प्रेशर एग्जिस्ट करता ड्यू टू कोलिजन्स। और ये कोलिजन्स काइनेटिक थ्योरी केड़ी नेचर दी मानते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स। और इलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक क्लास 1 च भी पढ़ते हैं तुसी कि जदों
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਬਰ ਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ मोमेंटम बदल गई। मोमेंटम अपने आप नहीं बदलती, न्यूटन सैकंड लॉ कहता, वो कहता कि जे मोमेंटम किसी चीज की बदली है, इट मीनस इत्ते फोर्स लगी है। तो हुण बॉल ते किहने फोर्स लगाई? दीवार ने। ते थर्ड लॉ कहता भी जे दीवार ने बॉल ते लगाई है तो बॉल भी दीवार ते फोर्स लगा के आई है। ते फोर्स पर यूनिट एरिया नूं प्रेशर कहते हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके नाल हुण बॉल की जगह मॉलिक्यूल लै लो, दीवार की जगह वॉल्स ऑफ द कंटेनर आ गई, तो वो कंसैप्ट आ जाना प्रैशर एग्जर्ट हुंदा। और कितना प्रैशर एग्जर्ट हुंदा काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली, तो वो प्रैशर एग्जर्टेड बाय गैस जिहड़ा वा वो है 1/3 m की है गैस का मॉलिक्यूलर मास, n की है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ते मॉलिक्यूलर मास जो मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल मास ऑफ गैस हो जाता है, गिवन मास, है ना। और इनू तुसी इतना भी, क्योंकि nm है टोटल मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी बन गई। देखियो किसी भी गैस की एवरेज एनर्जी पर मोल टेंपरेचर डिपेंड करती है, प्लस मोनोएटॉमिक है कि डाईएटॉमिक है, पर एवरेज एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पर मोल नू असी इस तरह भी ½ mc² तो भी लिखते हैं। m की है ते c RMS velocity, root mean square velocity। गैस के लिए ½ mc² का मतलब एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, और इहदा कंट्रोल ½ mc² की वैल्यू का कंट्रोल किहदे हथ च है? टेंपरेचर के हथ च, प्लस मोनोएटॉमिक है कि डाईएटॉमिक। अच्छा, फिर नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिख लो। तो ये गैस बारे ज्यादा अपने असाइनमेंट डिस्कस करांगे। हुण एक गल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जदों भी तुसी गैस दे नाल डील करना आ इक्वेशन ने हमेशा थोड़ी मदद करनी, क्योंकि साडे सिलेबस च गैस केड़ी नेचर दी है? आइडियल गैस लिखिया होवे ना होवे, तो PV = nRT जिहड़ी है ना, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुण मतलब ये इक्वेशन भी हमेशा साडी मदद लई तैयार है। हुण लिखो हेडिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो दस रहा कि हीट क्यू वर्क ते इंटरनल एनर्जी च कन्वर्ट हो सकती है ना। इंटरनल एनर्जी हीट वर्क च कन्वर्ट हो सकती है, वर्क इंटरनल एनर्जी हीट च कन्वर्ट हो सकता है। ये तिना का एक रिलेशन है साडे सामने फिजिक्स च। पर अच्छा ते फर्स्ट लॉ इस गल ते बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस दुनिया दे विच जिन्ने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, किसी भी प्रोसेस दे विच वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। मतलब हर प्रोसेस इस दुनिया दे विच किसी भी हिस्से च हो रहा है यूनीवर्स च, कुछ एनर्जी वाला कंजर्वेशन का कंसैप्ट हमेशा एप्लीकेबल होना ही होना, वायलेशन किते नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड है, ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली तो हर प्रोसेस फीजिबल होना चाहिए। पर ਆਪਾਂ प्रैक्टिकली की देखते हैं कि कुछ प्रोसेसेस है ਜਿਹੜੇ स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहे, ते कुछ अपने आप नहीं हो रहे। जिदा कि अगर तुसी इस कमरे दे विच लिया के गर्म चीज रख दियो है ना, तो अपने आप ठंडी हो जानी। होया की है, अपने आप हीट ने हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव करना, फ्लो करना। पर क्या उल्टा हो सकता अपने आप? अपने आप ठंडी बॉडी होर ठंडी हो जाए ते गर्म होर गर्म हो जाए, इतना नहीं होना, अपने आप नहीं होना। करवा सकते हैं किहदी हेल्प दे नाल? रेफ्रिजरेटर की हेल्प दे नाल, एसी की हेल्प दे नाल। तो पर वो अपने आप नहीं हो रहा। जे बिजली चला गई पिछों तो काम खत्म हो जाना, रुक जाना प्रोसेस। तो हुण दोनों केसेस दे विच एनर्जी कंजर्व आ रही है, दोनों केसेस च लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा, पर एक अपने आप हो रहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरा नहीं हो रहा। तो इदा क्यों नहीं हो रहा? तो ये फर्स्ट लॉ की कमी है, लिमिटेशन बन गई। दूसरा तुसी देख सकते हैं कि जदों तुसी हाथ रगड़ते हैं, रबिंग ऑफ हैंड्स है ना, तो तुसी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन और हाथ गर्म हो जाते। तो हाथ रब करो, गर्म अपने आप हो जाएंगे। पर जे हाथ गर्म करो, हीटर ते सेक दो, तो हाथ अपने आप रब नहीं होने लग पैने, रबिंग नहीं होनी अपने आप। गर्म होने रबिंग नहीं होनी, रबिंग होने गर्म हो जाने हाथ। तो इदा का फर्क क्यों है? तो इसका जवाब भी फर्स्ट लॉ कोल नहीं है। तो इसका आंसर सैकेंड लॉ ने दिता। हुण सैकेंड लॉ नूं समझण लई दिमाग दे विच, क्योंकि फिजिक्स दा वो टर्म नहीं यूज करते, केमिस्ट्री च करते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है, क्योस है, खिलारा जिन्हों कह देते हैं, है ना। मतलब नेचर का एक नियम है कि जिस प्रोसेस दे विच अपने आप क्योस इंक्रीज करेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, खिलारा अपने आप बढ़ेगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ गए गल? तो जिदा तुसी बड़े आराम नाल बैठे हैं, ठीक है, और इसका कारण की है कि मैं क्लास च जे आप एक जनरल क्लासरूम की एग्जाम, पर जे मान लो टीचर क्लास चो बाहर चला जाए, क्लास पढ़ा रहा सी, सारे डिसिप्लिन सी, टीचर क्लास चो बाहर चला गया 2 मिनट लिए, किसी ने बुला लिया या ना, तो उन्होंने कह के जान की लोड़ नहीं पैंदी क्लास च भी हुण मेरे पिछों रोला पा लियो, वो अपने आप ही शुरू हो जाना। डिस्टरबेंस, क्योस वधना वा, एंट्रोपी अपने आप वधनी है। हाँ, रोला पांदियां नूं चुप कराने लई उन्होंने जोर लाना पै सकदा या पैंदा वा ना, तो आके बोलेगा, उच्ची बोलेगा। तो हर वो प्रोसेस
इंक्रीज होना वो स्पॉन्टेनियस है। और वर्क एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। तो आप लिख सकते हैं कि हीट का मतलब है ज्यादा एंट्रोपी वाली एनर्जी, डिसऑर्डरनेस वाली एनर्जी। तो वर्क का मतलब है ऑर्डर्ड मोशन, मतलब लेस एंट्रोपी। इस करके हीट तो वर्क बनने का मतलब की है एंट्रोपी घटी, हीट का मतलब की है ज्यादा एंट्रोपी वाली एनर्जी, तो वर्क का मतलब घट एंट्रोपी वाली एनर्जी। तो हीट तो वर्क वाल जे जाओगे तो एंट्रोपी घटेगी, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। तो हीट तो वर्क अपने आप नहीं आना, बट वर्क तो हीट अपने आप आनी है। तो हीट तो वर्क लैन के लिए सानू की करना पैना, हीट इंजन यूज करना पैना। सो हीट इंजन का कंसैप्ट की है कि वो हीट नू वर्क च कन्वर्ट करने की मदद करता है। जिस तरह क्लास दे विच टीचर हीट इंजन ही है, क्योंकि वो की कर रहा, कंट्रोल करके रख लिया, एंट्रोपी नू घट रखने च मदद कर रहा। ਉਹਦੀ अपनी एंट्रोपी वधी हुंदी है एक टीचर की गुस्से च, पर क्लास की घटा दिंदा। तो कहने का मतलब हीट इंजन की अपनी एंट्रोपी ज्यादा वा, बट वो हीट तो जो वर्क कन्वर्ट करता तो वो एंट्रोपी नू घटा रहा है ना। तो इस तरीके ना माइंड च आप इस कंसैप्ट नू रख सकते हैं। हुण हैडिंग लिख लो हीट इंजन। तो आप दो तीन टर्म्स लिख सकते, नोट कर सकते। हीट का मतलब की है हाई एंट्रोपी, वर्क का मतलब लो एंट्रोपी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब की है जिहदे च एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ते नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। और हीट इंजन दे एक पार्ट है जिसको हीट आनी है, दूसरा पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस जिन्हें वो हीट अब्सॉर्ब करके उन्होंने वर्क च कन्वर्ट करना, और बाकी बची हीट सिंक नू दे दो। और ये हीट इंजन ज्यादातर जो हीट नू वर्क च कन्वर्ट करते हैं तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस हुंदा। और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होनी हमेशा। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस च इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम होनी है, तो जो इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन है, इस करके डेल्टा यू जीरो होना। हुण बेटा जेड़ा वर्किंग सबस्टांस है वो सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड भी, गैस भी, बट जेडे प्रैक्टिकल इंजन्स है ना, इन्हां दे विच वर्किंग सबस्टांस की हुंदा, चाहे डीजल इंजन है चाहे पेट्रोल इंजन है, इन्हां दा वर्किंग सबस्टांस गैस है। और वो गैस भी केड़ी गैस है, एयर
प्लस जे पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल वेपर्स, ते जे डीजल इंजन है तो डीजल वेपर्स, तो वो प्लस एयर ये मिलके वर्किंग सबसटेंस बनता। और ये जिन्ने भी तुहाडे मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा, कार, बस दे इंजन है, इन्हां दे लई जिहड़ी सोर्स है वो इन्हां दे इंजन्स दे अंदर एक चैंबर बनिया, कंबस्टन चैंबर, जिथे कि एयर प्लस पेट्रोल वेपर्स या डीजल वेपर्स जिहड़े है वो बर्न हुंदे है और टैंपरेचर उत्थे वधा दिंदे है, वो सोर्स है। और हर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के लिए सिंक कौन है? सराउंडिंग्स, क्योंकि पिछों एग्जॉस्ट पाइप लगी है ना हर गड्डी दे, जितों धुआं निकलता वा, तो धुआं आ वाली हीट है सराउंडिंग में जा रही है, तो सिंक सराउंडिंग है प्रैक्टिकली, है ना। अच्छा, और किसी भी हीट इंजन दे विच जिहड़ा वर्क ऑब्टेन होना वो किहदे बराबर होना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे अकॉर्डिंगली Q1 माइनस Q2। तो एक साइकिल दे विच हीट इंजन ने कितना वर्क पैदा करना? Q1 माइनस Q2। और हीट इंजन की एफिशिएंसी असी डिफाइन करते हैं भी एक साइकिल जिन्ना वर्क ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाय जिन्नी सोर्स तो हीट मिली। हुण जदों असी एक आइडियल हीट इंजन की गल करते हैं तो आइडियल हीट इंजन डिजाइन किया सी साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कार्नोट, ਉਹਨੂੰ कार्नोट हीट इंजन कह देंगे। तो इन्हें बड़ा आइडियल कंडीशंस दे विच दस्सिया भी किस तरह असी हीट नू वर्क च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्नोट हीट इंजन दे विच की देखा गया कि वर्किंग सबस्टांस सोर्स तो हीट लेगा, वर्क च कन्वर्ट करके बाकी बची हीट सिंक नू दे देगा। तो ये जिहड़ा Q1 Q2 है ये रेशो वही होएगी जो रेशो T1 ओवर T2। और ਇਹਦਾ मतलब फर्क समझियो तो Q1 और T1 बराबर नहीं है, मतलब जितना सोर्स ज्यादा होएगा टेंपरेचर T1 उतना Q1 भी ज्यादा होएगा। तो ये नहीं कहना कि Q1 T1 इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू इट। तो जितना सिंक का टेंपरेचर ज्यादा होएगा Q2 ज्यादा होएगा, सिंक का घट होएगा टेंपरेचर तो Q2 भी घट जाएगा, तो रेशो बराबर। तो जे आपां आ रेशो की वैल्यू पुट करिए जो कि सानू पता रहनी चाहिए है कि आइडियल हीट इंजन च Q2 ओवर Q1 की रेशो ते T2 ओवर T1 की रेशो बराबर है, तो आप एफिशिएंसी नू 1 माइनस T2 बाय T1 लिख सकते। तो हीट इंजन च एक फार्मूला, दो फार्मूला ते तीन, है ना, इन्हां नूं मिल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, जिहड़ा कार्नोट हीट इंजन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले स्टेप च वर्किंग सबस्टांस जिहड़ी आइडियल गैस है वो एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली। दूजे स्टेप च वही गैस एक्सपैंड करती है एडियाबैटिकली। तीसरे स्टेप च
कंप्रेस ਹੁੰਦੀ है, मतलब ये ऑर्डर याद रखना कार्नोट साइकिल का। हो गया टाइम? स्कूल जाना तू बंद नहीं किया? वो ये 2 दिन में जाना है, बस कल और परसों। तू दिता ही टेस्ट है? हाँ जी कल ले ले, मैं आंसर भेज दूंगा। तू कीर्ति तू ही दिता ही टेस्ट? बस दोनों नहीं सी? हाँ जी। आ ले पकड़ो, इनू सॉल्व कर लियो घर। नाले +2 की प्रैक्टिस हो जू ना। कल नू हम रेगुलर क्लास वो करना रे ऑप्टिक्स का ना असाइनमेंट भेजी हुई है, मैं थोड़े ही हुए सी क्वेश्चन। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੀਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ अगर मान लो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ स्टार्टिंग पॉइंट है ए और उस वक्त वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 और पहला स्टेप केड़ा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला स्टेप। हुण जदों आइसोथर्मल एक्सपेंशन बंद हुई तां प्रेशर घट के रह गया P2, वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2, पर क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना कितना T1 सोर्स के बराबर। तो जो भी साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट दे विच हुंदा तां आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कितना रहता सोर्स के टेम्परेचर के बराबर। अच्छा सेकंड स्टेप है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हुण एडियाबैटिक प्रोसेस की जिहड़ी स्लोप हुंदी है वो ज्यादा हुंदी है, तिखा हुंदा ना थोड़ा, इस करके जिहड़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो थोड़ा जिहा इदां स्लोप ज्यादा शो करनी है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन शुरू हुई B तो खत्म हुई C पे, तो वॉल्यूम हो गया V3, प्रेशर हो गया V3। और ये जी एक्सपेंशन है एडियाबैटिक, ये कदों खत्म करनी है जदों, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन च ना गैस कूल डाउन होंदी है, ठंडी हो जाती है। और कब तक ये एक्सपेंशन चलानी है जब तक गैस का जिहड़ा टेम्परेचर है वो सिंक के बराबर नहीं हो जाता। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस जदों शुरू होया सी B स्टेट तो उदों टेम्परेचर कितना सी सोर्स वाला, तो ये एक्सपैंड कर दी गई कब तक जब तक टेम्परेचर सिंक वाला नहीं हो जाता। उस तो बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन च फिर इन्हें मुड़ के कंप्रेस हो गई गैस V4। हुण क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर C तो लेके D तक केड़ा रहना सिंक वाला ही रहना T2, और उस तो बाद फिर कंप्रेशन वापस सोर्स वाला लेना।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ P1 V1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ T1 B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ P2 V2 ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ C ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ P3 V3 ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਹੋ ਗਿਆ D ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ P4 ਵॉल्यूम है V4 ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 है तो A B C D ये ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेट्स है ठीक है ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਲਓ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप तो हीट पंप बेसिकली की है हीट इंजन ही है वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन हीट इंजन च ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ हीट इंजन ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर सके तो रेफ्रिजरेटर क्योंकि हैगा तो बेसिकली हीट इंजन ही है और ये हीट नु ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर तो थ्रू साइक्लिक प्रोसेसेस करके हीट पंप या रेफ्रिजरेटर च डेल्टा यू ने की रहना जीरो ही रहना साइक्लिक प्रोसेस और यदि एफिशिएंसी की जगह असं टर्म यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो रेफ्रिजरेटर यूज करने का पर्पस की है भी इस चीज को ठंडी करना है ना इतनी कूलिंग और ये ज्यादा ठंडी कदों होगी जो Q2 ज्यादा होगा इतों हीट ज्यादा जाऊ ठीक है पर ये हीट इस वर्क के हाथ से
वर्क हो रहा ਤਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ। तो ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ Q2 by W है हाँ वो ही रहना हीट इंजन ही है ना वो तो सेम ही रहना। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ Q2 over W। तो अगर Q2 ज्यादा वा ਤੇ W ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ मतलब ਕੂਲਿੰग ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। वर्क डन कौन कर रहा इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी घट वर्क करूगी तो बिजली का बिल घट आऊगा है ना। तो Q2 ज्यादा का मतलब कूलिंग कमरे च ज्यादा होगी या फ्रिज ज्यादा कूल करेगा। सो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज्यादा होएगा उतना वधिया रेफ्रिजरेटर है उतना वधिया हीट पंप है। और Q2 और Q1 माइनस Q2 तो इन्हों आप T2 ओवर T1 माइनस T2 भी ले सकते हैं क्योंकि Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 है Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 है। ठीक है तो ये बारे हुण आपां असाइनमेंट संडे नूं फिर लगा लांगे क्लास है ना कंपटीशन की संडे और मंडे भी लगावांगे नाल 2 दिन ते असाइनमेंट डिस्कस कर लांगे। हुण ये थ्योरी हो गई कंप्लीट प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ +2 वाले ग्रुप च असाइनमेंट +1 वाली भी भेजी सी एक है ना थर्मोडायनामिक्स दी। तो ओदे 2 लेक्चर्स दी वीडियोस भी मैं अपलोड कीतियां मतलब उत्थों भी थोड़ा आपां सीख सकते हैं। बाकी तो मैं कराऊंगा ही संडे मंडे नूं मतलब जिन्ना एडिशनल गल समझ आ जाए वधिया है क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है वो देख लो है ना। ते कल नूं और परसों नूं आपां रे ऑप्टिक्स करनी है रेगुलर क्लास च